हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे इंडिया के 2024 इलेक्शन के बारे में। कैसे शुरुआत से लेकर अब तक इलेक्शन कैसा रहा, क्या क्या मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम आई और क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती है आगे सत्ता बनाने के लिए, और कैसे बीजेपी और कांग्रेस अपने अगले स्टेप्स प्लान कर रही है, तो डिटेल में समझते हैं। लेकिन मुझे ये भी बात अलग से कहनी पड़ेगी कि कल स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से कटिंग नाइफ की तरह क्रैश किया था और हमें स्टॉक मार्केट के केस में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए गाइस, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा मुश्किल से कमाया जाता है। मैंने पर्सनली इसे फील किया है, इन्वेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है, इसके बारे में अच्छा आइडिया है। जब मैंने पहली बार किसी पॉलिटिशियन के मुंह से सुना था कि स्टॉक मार्केट 4 जून को उछल जाएगा, स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा, तो मैंने सीधा सीधा इग्नोर ही कर दिया था। अच्छा करा मैंने इग्नोर कर इसमें एक्सपीरियंस और फाइनेंस लगता है। कहीं केसेस में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालकर बेघर हो चुके हैं। तो यही कहना था मुझे। वेल गाइस, कम बैक टू द पॉइंट। कल दिन के आगे बढ़ने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कैंप्स में सेलिब्रेशन शुरू कर चुके थे। बीजेपी ग्रुप के लोग इसलिए खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी 3rd टर्म के लिए पावर में आने वाली है, और कांग्रेस ग्रुप के लोगों को भी इसलिए खुशी हो रही थी क्योंकि कांग्रेस अपनी एक्सपेक्टेशन को बीट कर दी थी और अपने टैली डबल कर ली। आई होप कल आपने भी स्क्रीन पर लगातार इसको मॉनिटर किया होगा इलेक्शन को, और अब अगले कुछ दिन भी कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने एलाई से मिल रहे हैं ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी बना सके। और कौन बनाएगा, कौन सक्सेसफुल होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको कुछ नंबर से समझाता हूँ। असल कमाल तो बीजेपी का साउथ में तेलंगाना और कर्नाटका ने किया है, नॉर्थ में मध्य प्रदेश ने किया है, वरना बीजेपी का जितना बहुत ज्यादा मुश्किल था गाइस। इस बार पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि साउथ ने बीजेपी को बचा लिया। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छी जड़ें बना ली है। यहाँ इंडिया अलायंस की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कल रात बीजेपी वर्कर्स से बात करे और इस रिजल्ट को एक विनिंग इलेक्शन और हिस्टोरिकल रिजल्ट कहा। बीजेपी अपने एनडीए अलायंस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है, नंबर भी है। बीजेपी की करंट टैली 240 के आसपास है और मेजॉरिटी मार्क 272 का है। सिर्फ 3 अलायंस का सपोर्ट उन्हें मेजॉरिटी मार्क तक ले आएगा। वो है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू बिहार से, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश से और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र से। अगर ये तीनों बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी कोalition गवर्नमेंट बनाकर पावर में दोबारा आ जाएगी, वरना इंडी अलायंस पावर में आ सकती है। लेकिन कांग्रेस भी हार मानने वाली नहीं है गाइस। कांग्रेस लीडर्स ने अपने सोर्सेस को यूज कर प्राइम मिनिस्टर मोदी पे अटैक किया है। उन्होंने इस रिजल्ट को डेमोक्रेसी की जीत और पीएम मोदी की हार बताया। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी भी कुछ ऐसे ही सेंटिमेंट्स को शो किया था अपने स्पीचेस और सेंटिमेंट्स में। ये बात याद रखना, वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां से 42 लॉ मेकर्स लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं और टीएमसी वहां मेजॉरिटी सीट्स जीत रही है। लेकिन गाइस, अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में ये देखना होगा कि बीजेपी अपने अलायंस को कैसे साथ रख पाएगी, क्योंकि कोalition पॉलिटिक्स में अलायंस को मेंटेन करना आसान नहीं होता। याद रखिए, गठबंधन बनाना बड़ी बात नहीं होती, गठबंधन को टिकाना बड़ी बात होती है। पाकिस्तान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वरना गवर्नमेंट गिर जाएगी। बीजेपी को अपने कुछ बड़े पार्टनर्स को खुश करना पड़ेगा, शायद उन्हें कैबिनेट में भी एक अच्छी खासी पोजीशन देनी पड़ेगी, तब जाकर काम होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दूसरी तरफ अपोजिशन भी मूव्स कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन जेडीयू और टीडीपी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को सेंट्रल लेवल पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा किया है, वेरास टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल स्टेटस देने का भी वादा किया है। लेकिन अगेन, इनका आना इंडिया अलायंस में मुश्किल दिखता है क्योंकि इंडिया अलायंस के पास अभी भी मेजॉरिटी मार्क्स से 38 से 46 कम है। लेकिन अगेन, क्रिकेट, फुटबॉल और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो भरोसा नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सोशल मीडिया और कैंपेन पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज के टाइम। बीजेपी अपने डिजिटल कैंपेन्स के लिए फेमस है और कांग्रेस भी अपने नए टैक्टिक्स यूज कर रही है, जैसे कि डायरेक्ट वोटर एंगेजमेंट और लोकल इश्यूज पर फोकस करना। और बहुत हद तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है इस इलेक्शन में। अगले कुछ दिनों में पॉलिटिकल रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी फ्रीक्वेंट हो सकती है। सभी पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करेंगी और पब्लिक सपोर्ट गेन करने की कोशिश करेंगे।
बीजेपी को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स और इंक्लूसिव पॉलिसीज को प्रमोट करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल एनालिसिस इंडिया के 2024 के इलेक्शन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। मैं हूं MS और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।